आवाज आ रही है सबको? जब बोलो महावीर भगवान की जय। आज मैं कुछ भी उपदेश नहीं देते हुए मैं आपको कुछ जीवन के संस्मरण सुनाऊंगा, अपने भी और भी जो महापुरुष हुए उनके। क्या देखो, ऐसा है कोई भी चीज़ जो दिखती है उसके पीछे बहुत सारी बातें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती है वो जीवन भर लोगों को पता नहीं चलती है। सामने जो नाटक दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, सामने की सारी जो भी अचीवमेंट कहो, सफलताएं, वो सब दिखती है, लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ है वो हम कभी सोचते नहीं हैं। और यही कारण है कि हमारे पास इतना सांस्कृतिक और साहित्यिक वैभव होते हुए भी हम बहुत पीछे हैं। और मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कुछ अपने संस्मरण की, ताकि कुछ हमारे माता पिताओं को, जो युवा लोग हैं जिनके बच्चे हो रहे हैं, और जो कुछ दादा दादी है उनको थोड़ी बहुत बातें उनको इससे यदि कुछ सीखने को मिले तो ये सारी बातें कहना सार्थक होगा। हमारी दादी जी थी और हमारी दादी के पास में हमने कभी एक एल्यूमिनियम की पेटी से ज़्यादा कपड़े की कोई पेटी नहीं देखी। उस एक एल्यूमिनियम की पेटी में उनके पास में 2 या 3 जोड़ी साड़ी होती थी और वे उससे काम चलाती थी। अब हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे घर में अलमारियां भी कम पड़ रही है। क्या मेरी दादी से मैंने पूछा कि तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? आपका इंटरव्यू हुआ होगा कुछ? कितनी बार इंटरव्यू हुआ, लड़के ने क्या क्या पूछा आपसे? तो मेरी दादी ने कहा कि इंटरव्यू तो हुआ था। कौन आए थे इंटरव्यू लेने? कि 2 नौवे आए थे, एक जैन आदमी आया था उनके साथ में। तो मैंने कहा पूछा क्या? बोले पहला क्वेश्चन जैन आदमी ने पूछा, भक्तामर जी आता है? बोले हमने बोलना चालू कर दिया। तो उन्होंने कहा बस हो गया, 2 हो गया। अब तत्वार सूत्र आता है? तो हमने फिर सूत्र सुनाना चालू कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर नौवे ने कहा खड़े हो, चल के दिखाओ। चल के दिखा दिया। बोले पाँव वाँव ठीक है, पास। क्या इतना उनका इंटरव्यू था और वो जिंदगी भर दादाजी को याद करते हुए गई। और हमारी लड़कियां, हमारे लड़के रोज इंटरव्यू ले रहे हैं और 6 महीने में अलग होने की बातें कर रहे हैं। क्या भाई साहब, जीवन के अंदर कुछ चीजें भाग्य पे भी छोड़ दो, कुछ जो जैनी आदमी गया है कुछ उस पे भी छोड़ दो कि वो तुम्हारी जिंदगी का निर्णय ले लेगा। हम लोग धर्म तो पिताजी के हिसाब से करते हैं और शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। क्या मैंने मेरी जिंदगी में शादी का निर्णय भी मेरे पिताजी पे ही छोड़ दिया था। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरी शादी जो हुई है वो मेरी पत्नी से नहीं हुई है, मेरी शादी उनकी मम्मी से हुई है। मैं जब प्रवचन सुनने गया था रतनलाल जी पंडित जी के, तो रतनलाल जी पंडित जी ने मुझसे कहा कि तुम कुछ प्रवचन दे दो। मैंने थोड़ी देर वहाँ प्रवचन दिया। फिर जब प्रवचन हो गया तो वहाँ पे एक महिला थी, उसने बहुत अच्छा भजन सुनाया आध्यात्मिक। तो जब मेरे को बाद में पता चला कि इनकी लड़की के लिए पंडित जी कह रहे हैं और उनको पता चला कि यही लड़की है, यही लड़का है, तो हमारी शादी तो वहीं पक्की हो गई थी। क्या ना मैंने उस समय पूजा से मिला था और ना उन्होंने हमारा पूरा घर देखा था, लेकिन हमारा जो रिश्ते का आधार था वो धर्म था। और इसलिए वो आज 25 साल की एनिवर्सरी हमारी होने वाली है, वो अभी तक चल रही है। क्या तो आपके बेस क्या है आपका? क्या आप 1-1 इंच में, आप उसके जो है कलर में, जूते में, चप्पल में, उसके घर में, उसकी गाड़ी में, आप ये पूछ रहे हो लड़के से कि तेरे घर के अंदर काम वाली बाई है कि नहीं है? तो शादी लड़के से करनी है कि काम वाली बाई से करनी है? एक लड़की ने इसलिए लड़के को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लड़के ने कहा मेरे घर में
साड़ी तो पहननी पड़ेगी, कभी कभी जींस भी पहन लेना, लेकिन साड़ी कभी कभी तो पहन लेना। तो उसने कहा नहीं, हमने तो कभी साड़ी पहनना सीखा ही नहीं और हम साड़ी नहीं पहनेंगे, जो हमको साड़ी पहनाएगा हम उसके घर नहीं जाएंगे। अब वो 32 साल की हो गई है क्या, और अब वो साड़ी तो क्या, वो घूंघट भी डालने को तैयार है। तो ये जो जीवन में हमने जो एक ये बच्चे लोगों ने खासकर आजकल जो कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम किसी चीज में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमको सब चाहिए। और हमारे पूर्वज कहते थे कि हमको बस धर्म की कुछ शिक्षाएं चाहिए, हमको मंदिर पास में चाहिए, हमको थोड़ा पूजा मिल जाए, स्वाध्याय मिल जाए और हमको 2 टाइम की रोटी मिल जाए, हमको बहुत है। क्या यदि वो लड़की हमारा जीवन में धर्म में साथ दे दे तो बहुत है, लेकिन वो संतुष्टियाँ हमारी गायब हो गई। और अब हम पता नहीं, लड़का ये चाहता है कि मेरे को राजकुमारी मिले और लड़की ये चाहती है कि मेरे को राजकुमार मिले, और दोनों कोई फिर बाद में कोई नहीं मिलता है। दूसरी बात, थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं यदि आपकी अनुमति हो तो, कि हम अपने बच्चों को स्कूल की शिक्षा सिखा रहे हैं, लेकिन उनको हम फाइनेंशियल शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देते। पैसे को कैसे मैनेज करना, मेरे को कोई MBA क्लास नहीं जाना पड़ा। मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत छोटे छोटे सूत्र दिए, जिसके कारण आज मैं किसी दुनिया में कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ और आराम से दूसरों को नौकरी दे सकता हूँ। बचपन में मेरे पास थोड़े बहुत मैंने पैसे इकट्ठे किए, मेरी मम्मी ने, मेरे पिताजी ने हम सबको पैसे दिए, लेकिन मैं थोड़ा कंजूस प्रकृति का था, तो मैंने थोड़े पैसे बचाए। गोमटगिरी में मेला हुआ था, उस मेले के अंदर पैसे खर्च करने को मिले थे, तो मैंने पैसे बचाए। पैसे बचा के मैं बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था, FD करने। तो मेरे पिताजी ने कहा क्या करेगा इससे तू? मैंने कहा FD होएगी, 5 साल में डबल हो जाएंगे। तो बोले ये जो गिलास है ना, गिलास था उस समय, भी गिलास है नहीं मेरे हाथ में, समझ लो ये गिलास है। तो उन्होंने कहा ये जो गिलास है ना, ये गिलास 2.5 साल में, 3 साल में दुगना हो जाएगा। भाई इतनी सी बात कही, उन्होंने समझाया कि वो जितने में डबल करेगा उतने में उसकी कीमत भी डबल हो जाएगी, इसलिए बैंक में रखने की जगह कोई चीज़ खरीद ले क्या। और उसके बाद से मैंने आज तक कभी बैंक के अंदर पैसे नहीं रखे। और बैंक के अंदर जो लोग भी FD करते हैं, मैं सबको मना करता हूँ, मैं कहता हूँ चांदी खरीद ले। अब घट गया वैसे। क्या, जमीन खरीद लो, सोना चांदी खरीद लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, लेकिन कम से कम पैसा कभी बैंक में मत रखो। ये बात मेरे को मेरे पिताजी ने बहुत सिंपल इन्फ्लेशन की चीज़ जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे को समझाई थी। वैसे मैं मेरे पिताजी को इतना आदर्श मानता हूँ कि यदि मेरे को एक जन्म और मिले तो मैं कहूँगा यही मेरे पिताजी है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। हम बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देते। बच्चों को जब वो 60 साल तक हो जाता है, एक बुढ़ा हो जाता है, तब भी वो अपने पिताजी से पूछने जाता है पप्पा मेरे को बाथरूम की टाइल्स चेंज करनी है, चेंज कर लूँ क्या? पिताजी कहते हैं अभी रोक, सोच के जवाब देते हैं। 85 साल का बुढ़ा जिसके कब्र में पाँव लटके हुए पड़े हैं, वो अभी भी सारी चाबी जेब के अंदर अपनी रखता है, पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। मेरे पिताजी ने मेरे को जब मैं 6th क्लास में था तब मेरे को रात को, आधी रात को उठा के कहा कि बड़नगर में तुमको एक उठावने में जाना है, बड़नगर में उठावने में जाना है। सारे उठावनों में मैं जाता था, शादियाँ में भी मैं ही जाता था। तो लोगों मेरे को ये समझते थे कि यही इनके छाबड़ा जी के प्रतिनिधि यही होंगे। लेकिन उससे मेरे को पहले बहुत लगता था कि सब काम में मेरे को भेज रहे हैं। लेकिन जब मैं रीवा में गया और जब मैं अकेले अपने पाँव पे खड़ा रहा, सारे मेरे मित्र लोग घबरा गए वहाँ की व्यवस्था से। हमारा एक मित्र जयेश काला तो इतना दुखी हुआ कि वो घर ही आके बैठ गया। उसने कहा मेरा ट्रांसफ़र नहीं कराओगे तो मैं इंजीनियरिंग ही नहीं करूँगा। वो अपने घर आ गया। मेरे पिताजी ने तो जाने की भी, उन्होंने कहा भाई तुम जब बड़नगर अकेले भेज सकते हैं तो रीवा तो तुमको अकेले रहना ही है। मैं रहा
रीवा अकेले रहा, लेकिन वो रीवा के अकेले रहने ने मेरे को ज़िंदगी में इतनी चीज़ें सिखाई जो मेरे को अमेरिका जाने के बाद बहुत काम आई। इसलिए बच्चों को थोड़ा अकेला पानी में तैरने को सीखने दो। डूबेंगे तो सीखेंगे, डूबेंगे तो ही तैरेंगे तो ही सीखेंगे। लेकिन हम तो उनको उंगली पकड़ पकड़ के बच्चे को बड़े होने तक हम उसके हाथ पकड़ना चाहते हैं। हाथ पकड़े रहोगे तो कभी भी वो अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होएगा। क्या? दूसरी बात कि हमारे पिताजी ऐसे पिताजी है जिन्होंने कि हमारी काउंसलिंग के अंदर हमको अकेले भेज दिया। काउंसलिंग होती है इंजीनियरिंग की, जिसमें पूरा परिवार जाता है। लेकिन उन्होंने कहा जाओ। हमने कहा वो कहेंगे कि भाई यहाँ फादर की सिग्नेचर चाहिए, तो क्या कहेंगे? बोले कह देना वो चले गए, वो है ही नहीं। ठीक है, मैं चला गया। अब उन्होंने जो सर्टिफिकेट मांग लिया, एक डोमिसाइल, वो सर्टिफिकेट नहीं था। अब ऐसी परिस्थिति में जबकि एक एक सीट आगे खिसक रही थी और जो मेरी रैंक थी वो रैंक के आगे वाले लोगों को बुला के उनको अलॉट कर रहे थे। मुझे लग रहा था यदि दो घंटे और ऐसे ही रह गए तो कुछ जो आखिरी की सीट बचेगी और वो भी नहीं बची तो वो भी नहीं मिलेगी। वो टाइम मैंने देखा है क्या, जब मेरे लिए एक एक घड़ी इतनी कीमती थी, क्योंकि यदि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं आता तो मेरा इंजीनियरिंग में प्रवेश ही नहीं होता। मैंने उस समय जैसे भी अपने जो परिचित थे किसी को भोपाल में पकड़ा और एक आदमी हमको मिला, वो मेरे लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के लाया, जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो बात ये है मेरी कहने की कि हम तो साथ में देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हमारे पापा जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को भी एक बार अमेरिका घुमा दो। क्या? उन्होंने कभी जाने की इच्छा ही व्यक्त नहीं की, इसलिए हम यहाँ आ गए। यदि वे भी वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करते तो वे भी घूम रहे होते और हम भी वहीं रहते। उन्होंने जो जड़ है, अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा, और जड़ जो नहीं छोड़ेगा, जो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को और यहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल सादगी, आपने कभी उनको देखा कि वो सूट बूट में आ रहे हैं? वो चाहे तो कितने ही सूट खरीद सकते हैं, वो चाहे तो BMW भी गाड़ी ला सकते हैं। हमारी दादी से एक बार हमने पूछा कि तुम्हारे पास इतना पैसा था तो तुमने मंदिर ही क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि दादाजी के पास प्रपोजल आए थे। एक प्रपोजल ये भी था कि इम्पाला गाड़ी खरीद ली जाए। तो उन्होंने पूछा इम्पाला गाड़ी वाले से, जो प्रपोजल लेके आया मार्केटिंग वाला आदमी, कि ये गाड़ी जो है चलेगी कैसे? खरीद तो लेंगे लेकिन चलेगी कैसे? बोले पेट्रोल डलेगा। तो बोले वो पेट्रोल का होएगा क्या? बोले पेट्रोल जलेगा। तो जलेगा तो उसका धुआं कहाँ जाएगा? बोले वो जो है ना धुआं पीछे छोड़ता हुआ जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी चलेगी और पीछे लोगों को धुआं मिलेगा। ऐसी गाड़ी किस काम की जिससे लोगों को धुआं मिले? उन्होंने कहा इससे तो वो काम करो जिससे बाद में लोगों को कुछ मिले। और आज जो हम जिस जमीन पे बैठे हैं वो उनकी इतनी सी सोच ने हमको यहाँ बिठाया। आप सोचो, क्या हम कहाँ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या जो काम हमारे दादाजी दादी जी कर गए, हम अमेरिका में सैकड़ों साल रह के भी वो काम नहीं कर सकते। हम मेन रोड की ज़मीन नहीं खरीद सकते। क्या इतना बड़ा परिसर हम नहीं ले सकते। हमारे आज जितने मंदिर बन रहे हैं वो सब गार्डन की ज़मीनों पे कब्जा करके, कोई MOS की ज़मीन पे कब्जा करके, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके मंदिर बन रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने अपने खुद का पूरा तन मन धन लगा के इन जगहों का निर्माण किया है। उनको जब पैसे की कमी लगी तो वो साइकिल से जाते थे और साइकिल से जाके मलारगंज और सियागंज जाके सीमेंट खरीद के लाते थे, क्योंकि वो सीमेंट यहाँ पे 1 रुपये बोरा ज़्यादा मिलती थी। 1 रुपये बोरे के लिए वो आदमी साइकिल से चल के और सियागंज जाके और सियागंज से वापस यहाँ तक सीमेंट की बोरी लेके आता था। एक एक चीज़ उन्होंने जोड़ी, जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। और ये जानते हैं सब लोग, क्या उन लोगों ने कभी दिखाने में, सजावट में, बनावट में कभी पैसा खर्च नहीं किया। और यही कारण है कि उनको हमने जीवन में देखा, जो देखा वो हमने सीखा। यदि हमने उनको गाड़ी घोड़ों में
शादी ब्याहों में अनाप शनाप फिजूल खर्ची में यदि पैसा खर्च करते हुए देखा होता तो हम भी आज वही कर रहे होते। क्या हम भी शादियों में करोड़ों रुपए फटाकों के ऊपर फोड़ रहे होते क्या? और हम भी कर्जा लेके कितने ही काम कर रहे होते। लेकिन वो सब चीज़ें उन्होंने हमको नहीं सिखाई। उन्होंने पैसे का उपयोग करना सिखाया, टाइम का उपयोग करना सिखाया, किसको वैल्यू देनी है ये सिखाया, एजुकेशन को वैल्यू देनी है। तुम्हारे पास में यदि तुम एमबीए के स्कूल में भी चले गए, मैं एमबीए गया था पढ़ने प्रेस्टीज के अंदर, पहले सेमेस्टर की मैंने फ़ीस भर दी थी। उसके बाद मेरा यूएस के अंदर जाने का मन हुआ तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा अपने 50,000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। तो पापा जी ने उसकी रिस्क ली, बोले कोई बात नहीं, यदि वो 50,000 रुपये वेस्ट होते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि अमेरिका जाना है तो चले जाओ। तो पैसे कहाँ वेस्ट, शिक्षा में पैसे वेस्ट हुए कोई बात नहीं, लेकिन चप्पल में, जूतों में, फर्नीचर में, इनमें पैसा खर्च करना उन्होंने हमें नहीं सिखाया। और इसलिए आज हमने भी कोई फर्नीचर अपने घर में नहीं बसाया। तो बातें तो बहुत सारी कहनी है, और कोई एक आध बात छूट गई हो क्या? दूसरी बात, मेरे को एक बार किसी ने धमकी दी, हमारे कॉलेज के मित्र ने, कि हम तुम्हारे पापा से शिकायत कर देंगे, तुम हमारी बात मानोगे कि बिगड़ गया है। मैंने कहा तुम जाके बोलो बिगड़ गया है। वो तो बैंड बाजे लगा के पूरे चौराहे में बैंड बाजे लेके घूमेंगे। मैंने क्या, उनको हम पे भरोसा है क्या? और हमको उन पे भरोसा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने जो सिखाया है वो कहीं जाएगा नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा हमसे कि तुम्हारे स्कूल के मार्क्स कितने हैं, तुम्हारे कॉलेज के अंदर अमेरिका में कौन सी सिटी है, कौन सी ब्रांच में तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, किस में मास्टर्स कर रहे हो। लेकिन उन्होंने ये जरूर पूछा कि रोज़ पाठशाला जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो क्या? दूसरी बात मैं हमारे चाचा जी वगैरह के लिए कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे, बहुत रिलेशन देखे, लेकिन हमारे जो पिताजी के जो भाइयों में जो प्रेम है वो मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। मैं उज्जैन में था, मैं उज्जैन के अंदर पढ़ाई की मैंने 3 साल। उन्होंने मेरे को बच्चे से भी ज़्यादा अहमियत दी क्या? तो मैं तो बहुत सारे लोग देखता हूँ जिनके पास धन है, लेकिन वे धन के कारण आज जो है कोर्टों में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, उनकी पत्नियां एक दूसरे से बातें नहीं करती है। तो ये जो हमारे दादाजी दादीजियों ने जो सिखाया था, परस्पर में जो प्रेम का वातावरण, वो अलौकिक चीज़ है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी रही बात हमारी मम्मी की, तो मम्मी के अंदर जो ज्ञान है अटूट भरा हुआ है। हमको घर में ही क्वेश्चन के आंसर मिल जाते थे, तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और जब हमने उनको इतना ज्ञान और इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देखे, तो कभी हमको जैन धर्म के बारे में शंका नहीं हुई कि इसमें कुछ गलत बात है, क्योंकि उनके पास हमारे हर प्रश्न का उत्तर था। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या पूरे संस्मरण उन्होंने सुना दिए, पर एक बात रह गई, अब इनके शिविर वगैरह कब होने वाले हैं उसके बारे में तो बताया ही नहीं। आज जन्मदिन तो पापा जी का है ना, इसलिए मैंने हर बार जो है शिविर वगैरह की तो बातें की थी क्या। चलो, शिविर जो है 4 मई से और 12 मई तक सन्मति स्कूल में लगेगा। और हमारे अजय जी है और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, ये सब लोग मेहनत करके आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि उनके भी जीवन में धार्मिकता आवे, संस्कार आए, अच्छी चीज़ सीखे, एक बहुत अच्छे व्यक्ति और बहुत महान व्यक्ति बने। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि आप केवल अपने अपने बच्चों को जो है बस के अंदर बिठा दें, बाकी सारी व्यवस्था हम उनकी करेंगे। 4 से 12 मई तक सन्मति स्कूल में ये शिविर लगेगा और सुबह 7 से 11 इसका टाइम है। बस का टाइम वगैरह जो भी आपको पता ही होगा। और इसके अलावा भी हम लोग
पाठशालाएं अभी चालू करेंगे। गांधीनगर में तो पाठशाला चलती है, बाकी एक पाठशाला मोदी जी की नसिया में, एक क्लर्क कॉलोनी में, एक तिलक नगर में, एक जैन कॉलोनी में। इस तरह 4 जगह ये पाठशालाएं 1.5 महीने की ग्रीष्मकालीन लगेगी। जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार हो आप उनको कह सकते हो तो पाठशाला में भी आएँ। इसके अलावा हमने प्रश्न मंच प्रतियोगिता भी की है, जो है प्रश्न मंच प्रतियोगिता में इस साल अपने गांधीनगर से 3 बच्चे आए भी थे, पिछले साल भी आए थे। तो प्रश्न मंच प्रतियोगिता पूरे इंदौर की जितनी भी पाठशालाएं हैं उनकी प्रश्न मंच प्रतियोगिता हम प्रतिवर्ष कर रहे हैं। उसमें वो हमारी आराध्या और आराध्य कहाँ गए, आराध्य और आरना दोनों यहीं थे, वो दोनों बच्चे दोनों भी पोजीशन पे आई थी उनकी, आराध्या और आरना। और भी बहुत सारे लोगों ने, हमारे अर्चेश भाई भी है, बहुत सारे लोग हैं जो सबका सहयोग मिलता है। तो ये हमारी गतिविधियाँ हैं। बाकी आपको मालूम ही है साल भर हम लोग पाठशाला करते हैं। और दूसरी बात ये देखो, ये जितनी महिलाएं हैं, एक तो ये यदि थोड़ी अच्छी चीज़ें सीखना चाहें, अच्छा काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। हम लोग बराबरी करते हैं कपड़ों में, हम जो है ना एक सरी के कपड़े पहनने में अपनी बहुत बड़ी महानता समझते हैं। अरे तुम्हें यदि एक सरी का बनना है तो अपने चारित्र को एक सरी का बनाओ ना। ये कहो ना कि हमारा ग्रुप ऐसा है जिसमें एक भी रात को नहीं खाता है? ये बोलो यदि तुम बात तो समझ में आए कि हमारे जितने भी इतने हैं, हमारा जो ग्रुप है उसमें कोई आलू प्याज नहीं खाता है, कोई बाजार में नहीं खाता है, कोई रात को नहीं खाता है, प्रतिदिन देव दर्शन करता है। तो इन चीज़ों से हमारी महानता होगी। हम क्या है उसमें, मैं कहता हूँ एक साड़ी है, वो साड़ी पहन के आ गए अपन और फिर सेल्फी खींच रहे हैं एक दूसरे की है, और वो एक दूसरे को दिखाने में बहुत बड़ा वो मान रहे हैं। तो टाइम तो हमारा सारा उसमें लगा हुआ है। अब अपन इनसे उम्मीद करो कि ये अपने कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेगी, तो देखो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी जब तक आपका उपयोग ये सोशल नेटवर्किंग की जितनी चीज़ें हैं उनसे हटके थोड़े अपने साहित्य पढ़ोगे, जिनवाणी पढ़ोगे, भगवान की पूजन करोगे, दर्शन करोगे, क्या थोड़ा समय मुनिराज के पास गुजारोगे तो चीज़ें आएगी, ऐसे तो ही नहीं आ जाएगी। क्या चीज़ें यदि हमको भी अच्छी चीज़ें आनी, अच्छी चीज़ों के ग्रहण करने की आदत होनी चाहिए कि हम अपने जीवन का हर समय अच्छी चीज़ों में बिताएंगे। दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको देखने के लिए दुनिया तरसेगी। क्या तुम अपने आप को क्या दिखाने के लिए अपनी एडवर्टाइज पब्लिसिटी कर रहे हो? तुम में अपनी योग्यता होगी तो तुम जहाँ खड़े होगे वहाँ लोग तुम्हारे को जान जाएंगे। इसलिए अपने में स्किल्स डेवलप करो, अपने में योग्यता करो, और उसके लिए हम आपके लिए टाइम देने को तैयार है। जिसको जो सीखना हो, ग्रंथ पढ़ना हो, जो पाठशाला में हर महिला को हम तो चाहते हैं कि वो टीचर बने, तो आप करो। सारिका यही है अभी आजकल, ये इसने इतने प्रेजेंटेशन बनाए कि हमको इनके ही नाम से लोग जानते हैं। पापा जी कहते हैं हमको नाम से जानते हैं। अभी हम वहाँ गए थे दिल्ली में, एक प्रज्ञ सागर जी महाराज थे, उन्होंने कहा हम आपके प्रेजेंटेशन बिना पूछे यूज़ कर रहे हैं। मैंने कर लो। मैंने कौन से? उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाए तो सारिका के थे। मैंने कहा महाराज ये तो उनसे पूछो, फिर भी मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ यूज़ कर लो। क्या तो चीज़ें आप करोगे काम तो होएगा। थोड़ा टाइम का सदुपयोग करना सीखें, और बाकी हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा।